थोड़ा सा पंच को अपना एवरेज में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। पाँव मेरा इसमें अभी भी अगर आप टच होता है, नीचे थोड़ा सा फंसता है गियर। अगर जब आप चेंज टाइट करते है। स्पेस है हैंड ब्रेक का, हाँ। तो ये बहुत ज्यादा कम है। नमस्कार दोस्तों, कार लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्तम सिंह और आज आपके लिए लेकर के आया हूं टाटा पंच न्यू फेसलिफ्ट, जो कि बहुत टाइम से आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हमेशा की तरह आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं इनके ओनर के साथ और जानते हैं गाड़ी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो अभिषेक सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को आप एक छोटा सा आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम अभिषेक गौड़ है और मैं एनबीसी बेरिंग में इंजीनियर जॉब करता हूँ। और ये मेरा मॉडल है, मेरा जो पंच फेसलिफ्ट 2026, ये मैंने अभी 2 हफ्ते पहले परचेज़ किया है। तो अभी तक का ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग है। अभिषेक सर, पहला सवाल हमारा ऑडियंस ये जानना चाहती है कि मार्केट में आज इतनी गाड़ियां हैं, तो सब आपने जो पंच है वही क्यों कंसिडर की? सर, जैसा मैं जब गाड़ी परचेस करने जा रहा था तो मैं सबसे पहले मैंने मारुति का देखा, क्योंकि मारुति का जो बिल्ड है वो सारा इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा हुंडई में मैंने एक्स्टर था, क्योंकि मेरी अब मिनी एसयूवी लेने का प्लान था इस सेगमेंट के अंदर, इस रेंज में। तो बट जो एक्स्टर का जो डिज़ाइन है, जो एक बॉक्सी डिज़ाइन है, वो मेरे को बिल्कुल भी सूटेबल नहीं कर रहा था। फिर अच्छा, आपने एक्स्ट्रा देखी जाके हुंडई में? हाँ। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि उसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी पे आपको मारुति से सिमिलर ही है आपकी हुंडई की, तो फिर वहीं पे मैंने हुंडई को रिजेक्ट कर दिया था। फिर आता है टाटा। मेरे टाटा में आपको पता है, ये जो पंच जब मैंने देखी तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा इसका एक लुक और डिज़ाइन भी लगा। जब से फेस लिफ्ट आया है तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, जो मेरे लिए एक प्रीमियम, एक मेरे को फर्स्ट लुकिंग में मेरे को ये गाड़ी पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने इसी पे जाना ये चाह आपका कौन सा वेरिएंट है, इसके बारे में बताएंगे जरा? ये सर मेरा प्योर प्लस एस वेरिएंट है। ये मेरा मिड सेगमेंट वेरिएंट है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखो तो क्रूज कंट्रोल इसके अंदर मिल जाएगा, और आपको जैसे ये प्योर प्लस ऐसा ही सनरूफ मॉडल है, तो इसके अंदर आपको प्योर प्लस में आपको एक अगर आप जब अंदर से अगर आपको दिखाऊंगा तो आप स्क्रीन जो आपका डिजिटल क्लस्टर जो स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो आता है, वो आपका जो पहले वाली पंच में वो आपका अंदर बिल्ड होता था, बट ये अभी थोड़ा सा इन्होंने एक उभार के और अगर आप जब बैक से अगर डिजाइन देखोगे तो इन्होंने आपको एक पूरा एलईडी लैम्प की तरह वो दे दिया इन्होंने। अच्छा सा वो एक काफी अच्छा एक लुक प्रोवाइड करवाया बैक से भी, और आगे से जब आप देखोगे तो आगे से भी इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, जो पुराने जो पंच था और अभी के पंच में काफी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जी। तो मतलब आपने इसके आपने मॉडल के साथ साथ आपने इसके डिफरेंसेस भी बता दिए। ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि भाई क्या क्या चीज़ें कंपनी ने ऐड की हैं गाड़ी के साथ में, तो ये बहुत एक अच्छी है। तो सर, नेक्स्ट सवाल मेरा ये था आपसे कि जैसे आजकल ग्रीन फ्यूल चल रहा है, तो आपने उसमें जैसे ईवी की अगर हम बात करें और उसके अलावा सीएनजी की बात करें, तो ये आपने नहीं ली, आपने पेट्रोल को ही क्यों चुना? सर, उसको चुनने का मेरा एक, पहले अपन ईवी पे आते हैं, तो ईवी मेरा ऐसा है कि ईवी में अगर मेरे को इस सेगमेंट में अगर इसी प्राइस में अगर आपको देखना है तो मेरे पास टाटा टियागो था, वो मिल रहा था ईवी के अंदर, बट उसमें भी मेरे को 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ रहे थे। और फिर अगर जो रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज मेरे को इतना प्रोवाइड करवा नहीं रहा था। वो मेरे को चार्जिंग स्टेशन पे अगर कहीं पे भी अगर मेरे को जाना है 200 किलोमीटर भी अगर ज्यादा ड्राइविंग करनी, तो मेरे को वहीं पे उसको चार्ज करना पड़ता है। चल रही आपने है। एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड के पास में है, तो उसका ये है कि सिटी पर्पस के लिए तो वो काफ़ी एक अच्छी गाड़ी मानी जाती है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और कहीं चार्ज करने, तो ऑलरेडी पहले से गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई है, चार्ज आपको वहाँ पे भी देना पड़ता है। जो भी चार्जेस वो लेते हैं, तो चार्ज आपको वहाँ पे भी देना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये आपका एक जो पॉइंट है काफ़ी अच्छा है कि भाई ईवी की जगह जो फर्स्ट गाड़ी वो पेट्रोल ही जो भी लोग खरीद रहे हैं उनको खरीदनी चाहिए। देन नेक्स्ट मेरा सीएनजी का था। सीएनजी का सर यही था कि अगर आप पेट्रोल सीएनजी का अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक पर्सन की कितना उसकी रनिंग वो पर मंथली चलने वाली है। तो मेरी जो रनिंग है वो मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं थी, आप अप्रोक्स 400 to 500 किलोमीटर पर मंथ थी। तो इस वजह से अगर सीएनजी में जाओगे तो सीएनजी में आपको एक्स्ट्रा ऑलरेडी 1 लाख टू 1.25 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो अगर आप जब रनिंग कॉस्ट और इस तरीके को कंपेरिजन करोगे तो आप अगर 5 ईयर्स तक अगर आप गाड़ी को 5 to 6 ईयर्स अगर चला रहे हो तो पेट्रोल आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपकी रनिंग 1000 प्लस अगर मंथली है तो फिर आपको सीएनजी में जाना। और अगर दोस्तों अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मेरी रनिंग
ज़्यादा नहीं है, मैं CNG नहीं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लाख से 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि इन्होंने बात कही कि भाई मैं हफ्ते में मुझे 1 या 2 बार गाड़ी निकालनी होती है, मुश्किल से 150 किलोमीटर गाड़ी चलानी होती है, तो आप उसके ब्याज में ही चला लेंगे, मेरा मानना तो ये है। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी गाड़ी पे L स्टिकर लगा हुआ है और गाड़ी आपकी मैनुअल, तो कोई घर में आपका कोई मेंबर है जो कि ड्राइविंग सीख रहा है? मेरी वाइफ अभी सीख रही है, इस वजह से ये L लगवाया हुआ है मैंने। अच्छा। वो अभी लर्नर लाइसेंस पे चल रही है, इस वजह से जी, तो मतलब ऐसा नहीं लगा आपको कि वाइफ के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक कार परचेस कर लेनी चाहिए थी? सर देखो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि अगर आप कोई पहली गाड़ी खरीद रहे हो तो आप वो मैनुअली खरीदो, क्योंकि मेरा यही था कि अगर मैं ऑटोमेटिक अगर मैं लेता तो ऑब्वियसली अगर मेरी वाइफ, मुझे पता है कि वो पेट्रोल में अगर मैनुअल है तो अगर उसने मैनुअल चला ली तो वो ऑटोमेटिक भी चला ही लेगी, क्योंकि फिर वो बाकी कोई सी भी गाड़ी चला सकती है। तो मेरा यही था कि मैनुअल पे अगर प्रेफरेंस देता है, और ऑब्वियसली अगर मैं ऑटोमेटिक लूंगा तो मेरे को अननेसेसरी 50 to 60,000 और हो सकता है ज़्यादा मेरे को पे करना पड़े, उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक में। और एक ऑटोमेटिक में ये है कि अगर पंच में अगर जैसा मैंने रिव्यूज़ देखा तो वो एक जर्की फील होता है जब आपको कहीं भी सिटी ड्राइविंग में अगर आप कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो वहां पे ऑटोमेटिक इतनी रिलायबल नहीं है जितना आप मैनुअल देखा जाए पंच के। हाँ, ये जर्क वाली जो AMT में थोड़ा सा है इसका। और आपने ये बात भी काफ़ी अच्छी की कि किसी भी लर्नर को अगर जो है मैनुअल कार अगर सिखा दी जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी तक क्या है, पूरी तरीके से गाड़ियाँ ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल कार हैं। तो इन फ्यूचर अगर किसी को बाद में मैनुअल कार अगर चलानी पड़े तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है लेकिन कर लेता है ये चीज़। सर नेक्स्ट सवाल मेरा था कि जो टाटा की जो सर्विस है, जो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा आपका? सर मैंने जो अभी ये गाड़ी खरीदी है रोशन टाटा मोटर्स जयपुर से खरीदी है, तो अगर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहे तो काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ में, बुकिंग से डिलीवरी का। उन्होंने मेरे को एक बहुत कंफर्टेबली इसके अंदर स्मूथली उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया। और जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा सर्विस का, तो ये अभी मेरी लगभग 700 to 750 किलोमीटर अगर चली है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल इसी में मेरे निकल के सामने आया, इस गाड़ी पे अभी वेटिंग कितनी है? वेटिंग का सर अगर आप बात करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन भी किया है कि ये लगभग 2.5 से 3 महीने की इसके अंदर वेटिंग है। हाँ। और अगर आप टाउन एरिया में चले जाते हो तो वहाँ पे लगभग 6 मंथ की वेटिंग है। क्योंकि बाकी सर्विस डिलीवरी जो आपको बताई वो काफ़ी अच्छी रही आपके साथ में, कोई किसी तरीके कोई चीटिंग या जैसे कई बार कोई चीज़ आपको गलत दे दी जाती है, या उसके अलावा कि भाई मड फ्लैप अभी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, बाद में आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो ऐसी तरीके की कोई चीज़ आपको, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर टाइम पे मिली? नेक्स्ट जो है अभी आपने इसकी सर्विस, तो खैर अभी तो जस्ट न्यू है गाड़ी, कितना किलोमीटर चली हुई है सर, जान सकता हूँ? 7 to 750 अभी तक चली है अभी, मतलब और कितना टाइम हो गया सर इसको? इसको सर 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो हाईवे पे पर्टिकुलर जब आपने गाड़ी चली तो ओवरऑल पिकअप गाड़ी का कैसा लगा? पिकअप मेरे को बहुत इसका कंफर्टेबल, इसका गाड़ी का कंफर्टेबल बहुत स्मूथ था। आप नॉन एसी चला रहे थे या एसी चला रहे हो गाड़ी को? एक बार कुछ टाइम तक नॉन एसी भी चलाया था, बट एसी में ही चलाया क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मियां बढ़ रही है तो इस वजह से। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। इसके अंदर सस्पेंशन की बात करें तो बहुत शानदार था। अगर आप अभी जैसा भी हम अभी जब जस्ट चला के आए तो आपने देखा कि हमने बिल्कुल एकदम ऑफ रोड की तरह उसको यूज किया है, तो उसका जो सस्पेंशन में आपको फील हो रहा था कि केबिन में इतना आपको जर्क या एक तरीके से मूवमेंट झटके से बिल्कुल नहीं लग रहा था। नहीं, ये चीज तो काफी टाटा ने सुधार की, क्योंकि जब ये गाड़ी इन्होंने लॉन्च की थी उस वक्त इसका काफी वीडियो सामने आए थे, जो कि बिल्कुल एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के ऊपर, प्लस जो खड्डे हैं काफी पानी में उन्होंने पूरा टेस्ट करके प्रॉपर सारी जो चीजें हैं, तो वो चीजें हम जानना चाह रहे थे कि यार कहीं वो टेस्ट सही है या नहीं है, जो गलत तो नहीं है। बिल्कुल अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी के मूवमेंट दिखा सर जैसे हाईवे की बात करूंगा अभी मैं, मेरे दिमाग में फिर से कि आप जैसे अजमेर जाकर के आए तो थकान आपको महसूस हुई गाड़ी चलाने के बाद? आपको लगता है कि मैं थोड़ा थक जाता हूँ इस गाड़ी को चलाने में? ऐसा तो सर बिल्कुल फील हुआ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बोला, अगर आप जैसा आपने अभी एक्सप्लेन भी अगर देखो तो उसके अंदर जो थाई सपोर्ट है इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, बड़ा है सीट के अंदर। अगर आप ड्राइविंग की सीट पे देखोगे तो थाई सपोर्ट, और जो को ड्राइवर की सीट है उसमें भी थाई सपोर्ट इन्होंने काफी शानदार कर दिया। केबिन नॉइस की अगर मैं बात करूं, केबिन नॉइस अगर मैं वही बोल रहा था, मैंने मेरे फ्रेंड की, मेरे जो ब्रदर है, रिलेटिव ब्रदर, उसकी 2022 पंच चलाई है, तो उसके अंदर एक केबिन नॉइस का एक फील आ रहा है। इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा सर। ये सारी जो कमियां थी इनको इम्प्रूवमेंट किया है पंच। सर पिकअप को लेकर के सवाल है थोड़ा, आपको पिकअप इसका गाड़ी का कैसा है? अगर आप पिकअप सर देखो, आपको पता है इसमें इंजन 1.2 लीटर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो अगर 4 सिलेंडर इंजन से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा पिकअप में डिफरेंस आता है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप खुद भी इसको जब ड्राइविंग करके देखोगे तो आपको खुद को फील आएगा कि इतना पिकअप दे रही है जितना आपको हाईवे पे अगर आपको ओवरटेक करना है तो उसके लिए आपके लिए एक सुटेबल अच्छा ऑप्शन है ये कार का। उसके अलावा एक चीज और है जो कि मुझे कर रहा है कि भाई
जो एवरेज है गाड़ी का वो क्या है हाईवे पे, जैसे क्या एवरेज सर एवरेज जैसे अगर आप हाईवे पे देखो तो मेरे को ये 16 to 17 दे देती है। एक जगह ये मतलब थोड़ा सा लगा मुझे 17.5 18 तक गया। बट अगर सिटी की ओवरऑल बात करें तो सिटी में अभी 10 से 11 का एवरेज दे। जैसे सिटी की हाईवे की जैसे अगर हम बात करें तो आपने चलाई तो हाईवे में एसी के साथ में आपने एवरेज चेक किया जो कि आप 16 17 जो बता रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि सर थोड़ा सा इसका एवरेज, थोड़ा सा पंच को अपना एवरेज में इंप्रूवमेंट करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल सारी चीजें इसके अंदर ओके है। बट एक जो माइलेज में अगर आप बात करें मारुति के साथ में तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप बिल्ड क्वालिटी में जाओगे, अगर वेट में अगर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली माइलेज तो आपका कम होगा ही होगा। अगर वो हल्की थोड़ी सी भारी गाड़ी है, अगर आप खुद को ही पता है, अगर आप गाड़ी अगर 4 बंदों के साथ में अगर चला रहे हो और 1 बंदों के साथ चला रहे हो तो माइलेज में भी डिफरेंस आई जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है, या तो सेफ्टी आप रख लीजिए या एवरेज, बिल्कुल दोनों में से एक में आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सर सारी बातें आपने अच्छी बताई, एक एक मैं चाह रहा हूँ कोई ना कोई गाड़ी में कमी जरूर होती है जो कि डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या लगते हैं कि इसमें गाड़ी में ये चीजें और बेहतर हो सकती थी? सर जैसे अगर आप डिसएडवांटेज की अगर आप बात करो तो मैं अगर आप थोड़ा सा अगर अंदर आना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब मैंने इसको गाड़ी को अगर चलाया तो अगर जैसे अगर मैं अगर इसमें सीटिंग करता हूँ तो मेरी जो हाइट है अभी लगभग 6 फुट के अराउंड है सर। अब सर जैसा अगर आप देख पा रहे हैं कि मेरी हाइट लगभग 6 फुट है, तो अगर विजिबिलिटी की बात करूं तो अगर मैं जब विजिबिलिटी में मैं जाता हूं जो मेरे को एक्चुअल में जो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बोल सकते हैं तो वो मेरे को एक बहुत अच्छा मिलता है इस पोजीशन से। बट अगर आप मेरा पाँव देखोगे इस जगह तो यहाँ पे पाँव मेरा इसमें अभी भी अगर आप इसको नीचे करते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस में आपको दिक्कत आती है। ऑब्वियसली अगर मैं नीचे करूंगा इसको तो वो मेरे को जो हाइट के हिसाब से जो मेरे को विजिबिलिटी है वो फिर मैं उसको एक तरीके से उसमें कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं समझ गया कि बहुत से लोगों की आदत होती है। आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी ड्राइव की है? इससे पहले मैंने वैगनआर ड्राइव की है। वैगनआर का एक है कि वैगनआर गाड़ी बड़ी छोटी है लेकिन उसकी जो हाइट एडजस्टमेंट है वो काफी अच्छी शानदार है। तो मारुति का एक ना एक प्रोस्पेक्टिव ये है कि आपने देखना जो पुरानी गाड़ियां थी उनकी सबकी जो है ना हाइट जो सीट की वो काफी आगे तक, जिससे कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा दिखे। तो मैं समझ गया इनकी बात जो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस सीट को ज्यादा ऊपर अगर कर लेता हूँ तो यहाँ से नीचे टच होता है और ज्यादा नीचे कर देता हूँ तो मुझे ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी, तो मुझे भी लगता है कि ये वाली जो चीज है कंपनी को थोड़ा सा वो चेंज करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो कोई दूसरा एक डिसएडवांटेज ये कि जब मैंने इसको ड्राइव किया तो जब अगर देखो तो मैं इसको जब गियर लगा रहा था तो ये गियर एक अगर मारुति जैसे मैंने वैगनआर चलाई है तो उस वैगनआर से अगर कंपैरिजन करें तो ये आपका बिल्कुल एक तरीके से थोड़ा सा फंसता है गियर, अगर जब आप टाइट है अभी भी थोड़ा सा बिल्कुल टाइट है अभी भी। सर पहले वाली गाड़ी में पहले वाली पंच में भी थी ये इसमें थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है इनको। और मतलब फिनिशिंग नहीं इसमें मतलब बहुत स्मूथ नहीं है, गियर बड़ा टाइट लगता है गाड़ी का, तो ये कंपनी को जरूर चेंज करना चाहिए। इसके अलावा कोई और डिसएडवांटेज आपको? सर डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप जैसा देखोगे, अगर आप जैसा आप इसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये यहाँ पे जो स्पेस है हैंड ब्रेक का, हाँ, तो ये बहुत ज्यादा कम है। जैसे अगर ये सेम आउटरोज के साथ में भी यही केस है। आप इसको अगर आप देखोगे, अगर मैं अगर लगा पा रहा हूँ तो बाई चांस अगर मेरा जो को ड्राइवर है अगर उसको किसी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो ये आपको कैसे, जैसे आपने अपनी वाइफ को थोड़ा चलवाया होगा बिल्कुल जैसे को ड्राइवर अगर बैठता है, कोई लर्नर अगर चला रहा है और जो को ड्राइवर अगर इसको खींचेगा तो उसका पहली बात तो मेरे हाथ तो काफी पतले, उंगलियां इसमें चली जाएंगी है ना, लेकिन फिर भी देखो नहीं जा रही। दूसरा कोई बंदा इनके तो जाएंगे ही नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये वाकई में यार ये स्पेस इन्होंने पता नहीं क्यों ही इतना कम दिया है। चलो इधर से अगर हम करते हैं तो चलो फिर भी ठीक है, बट जनरली ये इस तरफ से जो है ना ये काफी कम है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज आता है। बिल्कुल सर, तो ये काफी अच्छी बात बताई। इसके अलावा आपको सर कोई अलग से कोई लगा कि कोई और भी चीज है जो कंपनी को चेंज करनी चाहिए? इसके अलावा तो सर मुझे अभी भी ऐसा कोई चलाने के बाद ऐसा कोई डिसएडवांटेज, अगर मान लो आज आपको 8.5 लाख रुपए दिए जाएं तो क्या दोबारा आप ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक और एडवांटेज है जो अगर आपको नोटिस करोगे तो आप देख रहे हो जैसे डोर है पूरे 90 डिग्री पे ओपन हो रहे हैं। हाँ, ये तो सर स्टार्टिंग से टाटा की मतलब रही है बिल्कुल। बट अगर आप दूसरे अगर मारुति या हुंडई में जाएंगे, मुझे मॉडल का तो अभी इतना आइडिया नहीं है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका डोर यहीं तक ही ओपन होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरे, जैसे कोई अगर कोई बुजुर्ग है परिवार में तो उनको उतरने के लिए ऑब्वियसली 90 डिग्री का आपको एक डोर। 3 डिसएडवांटेज जो है कंपनी को इन पे जरूर काम करना चाहिए। बाकी एक बार बूट जो है इसका चेक कर लेते हैं दोस्तों कि बूट स्पेस कितना है गाड़ी का। बूट की अगर बात करें तो देखिए बूट काफी अच्छा है ये, और अगर इसमें दोस्तों सीएनजी ऐड हो जाती है तो ये बूट इतना मतलब यहाँ से शुरू होगा,
ठीक है, तो यानी इतनी ही आपके पास जगह बचेगी, तो ये एक काफी एक अच्छी बात है। दोस्तों आप अंदर से इसका इंटीरियर देख सकते हो, काफी अच्छा है। और ये जो इन्होंने स्टीयरिंग दिया है डी कट के साथ है। उसके अलावा थोड़ा सा पिकअप चेक कर लेते हैं। जैसे कि बताया कि पुरानी जो पंच थी उसके साथ में एक प्रॉब्लम थी कि केबिन के अंदर जो था थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम रहती थी, तो इस गाड़ी में ऐसा मुझे अभी तक तो महसूस नहीं हुआ। जैसा कि मैं चला पा रहा हूँ, आप खुद भी आप देख रहे हैं कि आपको कहीं पे भी जो नॉइस है वो इतनी नजर नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। बाकी की जो चीजें हैं आप पूरा देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को पे आप बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।